सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 9th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 9 के लिए जो फाइनल एग्ज़ाम होगा आपका, वो हिंदी के चैप्टर्स जितने भी हैं उनसे अधिकतर पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि हर बार आते हैं सवाल, वो लेके आया हूँ। साथ में उनके आंसर भी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। पूरी वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखते रहिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका आशीष सर। तो चलिए, वीडियो को आपने अभी लाइक करना है और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने बाकी दोस्तों को उनके ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए, मैं पहला सवाल है जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो सार है पाठ का, वो इस सवाल में है। दोनों बैलों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने किन किन चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख किया है? दो बैलों की कथा के आधार पे जो कहानी है उसके आधार पे बताना है। तो जो कहानी तो इंटरेस्टिंग है ही, उसमें चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया है कि इंसान को कैसा होना चाहिए, किस टाइप का इंसान होना चाहिए। तो चलिए, इसका जो आंसर है वो आप किस तरह से लिखोगे। पहला जो है यहाँ पर क्या बताया इस पाठ में, तो मालिक के प्रति प्रेम या वफादारी। अभी दोनों बैलों के लिए मालिक झूरी था, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए, हमारे घर वाले हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, हमारे बड़े लोग हो सकते हैं, साथ में हमारा बॉस हो सकता है ना, जहाँ पे हम काम करते हैं। तो मालिक के प्रति प्रेम। दूसरा, मित्रता यहाँ पर बताइए किस तरह से दोनों बैल दोस्ती निभाते हैं। नारी सम्मान, नारी का सम्मान, महिलाओं का सम्मान करना बताया है। स्त्री जात पर सींग चलाना मना है ना। उसके बाद देखो, सहयोग की भावना, यानी कि कांजी हाउस में जब दोनों बैल कैद हो जाते हैं तो वो खुद नहीं भागते बल्कि दूसरों को भगा देते हैं वहाँ से। तो सहयोग किया उन्होंने। योजना बनाकर काम करना, प्लानिंग। कोई भी काम अगर हम प्लानिंग से करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे कोई भी बड़ा छोटा काम हो, वो प्लानिंग बनाकर काम करेंगे तो वो काम हो जाता है। उसके बाद देखो, मिलजुल कर काम करना और एकता की बात की गई है। सांड को आते हुए देख करके दोनों ने मिलजुल कर काम किया और एकता का परिचय दिया, तो उस बड़े से बड़े सांड को भी उन्होंने हरा दिया। तो ये है आपके लिए पहला सवाल। और दूसरा देखो, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में आए टीले शब्द का प्रयोग लेखक ने किस संदर्भ में किया? टीला शब्द, तो ये टीला क्या है? तो चलिए बात करते हैं। टीले के माध्यम से जो प्रेमचंद जी है वो बताना चाहते हैं कुप्रथाएं। टीले यानी कि हमारे समाज में ऐसी कुप्रथाएं हैं, ऐसे टीले हैं जिनसे हमें डटकर सामना करना है, और ऐसे टीले हमारे सामने कई बार आते हैं। साथ में बाधाएं, बाधा यानी कि रुकावटें, जो कि हमें आगे बढ़ने में मुसीबत, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपको ऑनलाइन पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही होंगी, बाधाएं आ रही होंगी, आपको अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर के साथ, हर जगह आपको कुछ ऐसी बाधाएं आएंगी, लेकिन वो बाधाएं नहीं होती बल्कि वो हमें एक सिखाती है। साथ में कुरीतियाँ हैं, ऐसी प्रथाएं चल रही होती है, कुरीतियाँ चल रही होती है, परंपराएं चल रही होती है, तो वो टीले हैं, उनका हमें डट कर सामना करना। साथ में मुसीबतें हैं, तो ये सारी जो है वो टीले के माध्यम से बताना चाहते हैं। और अगला जो सवाल है कि आपके विचार से वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच आज क्या परिवर्तन है? सोच में आज ये वेशभूषा के प्रति क्या परिवर्तन आए हैं? तो चलिए, आज वेशभूषा ही लोगों के लिए सर्वोपरि हो गया है ना। आज कपड़े ही लोगों के लिए, या अट्रैक्शन ही लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। लोग भले ही खाने पीने के लिए ना हो लोगों के घर में, लेकिन लोगों को लिए पहनने के लिए होना चाहिए, दिखावे के लिए सब कुछ होना चाहिए। ये आप भी देखते होंगे, आपके आसपास पड़ोस में सभी जगह आपको देखने को मिलता है। तो यही आज के संदर्भ में हो गया है कि हमारे अपने घर में खाने पीने को ना हो, लेकिन जैसे मेहमान आ जाते हैं हम उनके लिए इतना सारा परोस देते हैं, चाहे उधार करके, और उसके बाद हम पे इतना कर्जा हो जाता है। तो ये इस टाइप का सवाल है। अगर देखो, मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर लिखिए कि जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न क्यों कहा है, सपने जैसा क्यों कहा है? तो लेखिका के टाइम कुछ और इन्वायरमेंट था। तो देखो क्या बताना चाहती है लेखिका कि आज हर जगह क्या है? लूटपाट है, मारपीट है, दुश्मनी है, छल कपट है, हिंदू मुसलमान का भेदभाव है, जाति धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती हैं।
आज ये सारी चीज़ें आपको सभी जगह मोस्टली दिखती है। लेकिन लेखिका के टाइम में वो जवारा के नवाब जो कि मोमडन थे और लेखिका हिंदू थी, दोनों के बीच में इतना अच्छा बाउंडेशन था, इतना अच्छा मतलब प्रेम था कि लगता ही नहीं था दोनों अलग-अलग परिवार हैं, ऐसे लगता था दोनों एक ही परिवार हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आज सपने जैसा हो गया है, क्योंकि आज ये सारी चीज़ें दिखती हैं, वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। आगे सवाल है कि महादेवी जी के व्यक्तित्व की कौन सी बातें आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों लगी? तो आपने उसका कारण भी बताना है कि आखिर कौन सा लॉजिक है आपको महादेवी वर्मा की वो बात अच्छी लगी। तो देखो, महादेवी वर्मा की बात सबसे पहले तो उन्होंने बचपन की यादों की जो स्मृतियां हैं, बचपन की यादों को उन्होंने वर्णन किया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं भी अपने बचपन में खो गया, है ना। दूसरा देखो, हिंदू मुसलमान में अभेद बताया, कोई अंतर नहीं है हिंदू मुसलमान में, सारे इंसान हैं, ये बात बताइए। सभी जाति धर्मों का सम्मान करना उन्होंने यहाँ पर उनकी विशेषता थी कि वो मैस में भी जाते थे, वहाँ पर ये खाना होता था, वो प्रेयर होती थी और इस टाइप का सभी एक साथ खाना खाते थे, मिलजुल कर रहने की बात की गई है। तो आप इनमें से कोई 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने क्यों जरूर देना है कि आखिर क्यों बचपन की यादों की स्मृतियों की विशेषता है आपको क्यों अच्छी लगी, क्योंकि भाई आप भी बचपन में खो गए। दूसरा, हिंदू मुसलमान में अभेद क्यों लगा, क्योंकि आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि ये अभेद हो, हिंदू मुसलमान अलग अलग ना रहे, है ना, सभी लोग दिवाली और ईद मिलजुल कर मनाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने आंसर में लिख सकते हो। आगे देखो, वर्ड वाचर से क्या अभिप्राय है और सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि यह उपाधि किसके लिए थी, वर्ड वाचर। तो चलिए, वर्ड वाचर जो है प्रकृति में पाई जाने वाले सुंदर सुंदर पक्षियों को देखने के जो शौक होता है उसे हम वर्ड वाचिंग कहते हैं। और जो व्यक्ति पक्षियों को प्राकृतिक माहौल में देखना पसंद करे, उन्हें आज़ाद देखना पसंद करे, तो उन्हें वर्ड वाचर कहते हैं। अर्थात पक्षियों को प्रकृति की गोद में देखने का शौकीन जो है वो वर्ड वाचर कहलाता है। और यहाँ पर कौन थे, वो सालिम अली थे, क्योंकि सालिम अली पक्षियों को आज़ाद देखना चाहते थे खुले आसमान में और प्रकृति से वो प्रेम करते थे, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे है कि चढ़ाई खत्म होने के बाद लेखक अपने साथियों से कैसे पिछड़ गए, अपने जो पठित पाठ है उसके आधार पे बताना है। तो ये सवाल आता है आपके पास चढ़ाई खत्म होते ही। पहली बात तो ये कि चढ़ाई में जो लेखक का घोड़ा है वो काफ़ी थक गया था, है ना, पहला रीजन था कि वो पिछड़ने का। दूसरा रीजन था कि जब लेखक नीचे उतर रहे थे तो वो एक तो पीछे हो गए थे, और ऊपर में जब वो आगे जाते हैं तो आगे देखते हैं कि 2 रास्ते आ गए, वो इधर चले जाते हैं जबकि उन्हें इधर जाना था। जब वो यहाँ जाते हैं, किसी ने बताया कि वापस जाओ, तो फिर वो वापस जाते हैं, इसलिए वो पिछड़ गए। तो पहली बात तो ये है कि वो रास्ता भटक गए, और दूसरी बात वो उनका घोड़ा जो है वो थक गया था। आगे देखो कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण वर्तमान परिस्थिति से आपने तुलना करनी है कि आज की परिस्थिति कैसी हो गई है, और यहाँ पर हीरा जो है वो किस परिस्थिति की बात करता है। तो देखिए, वर्तमान परिस्थिति पर महिलाओं पर अत्याचार होना, बहुत अत्याचार देखते हैं महिलाओं के प्रति, महिलाओं से रेप, बलात्कार, छेड़खानी, मारपीट का होना आपको मैक्सिमम दिखता है। आज जो है महिलाएं घर से बाहर निकले में सेफ नहीं नजर आती है। तो प्रेमचंद का जो दृष्टिकोण है वो हीरा के माध्यम से महिलाओं पर अत्याचार न करने का, महिलाओं का सम्मान करने का। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एक जानवर जब महिलाओं के सम्मान की बात करता है तो आखिर हम इंसान हैं और हमें भी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। तो कितना आपको दिखता है आज के परिवेश में महिलाओं का सम्मान, मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला सवाल है, लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो चलिए, लेखिका की माँ जो है वो संस्कारी थी, है ना, संस्कारी का वर्णन किया है। हिंदी और संस्कृत का उन्हें ज्ञान था, वो गीता पाठ भी करती थी और लेखन और गायन में उनकी रुचि थी, वो मीरा के पद भी गाया करती थी, है ना। तो ये हो गया आपका इसका सवाल आंसर। अगला देखो, हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया, उससे आपको प्रेमचंद की कौन सी विशेषताओं का पता चलता है। तो चलिए बताते हैं। पहले जो विशेषता है वो दिखिए आपको प्रेमचंद की सादगी, है ना। दूसरा दिखा दिखावा न करना। तीसरा है उनका भोलापन। चौथा है अंदर और बाहर दोनों एक जैसे हैं वो, कुछ लोग अंदर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और दिखते हैं।
और वो साफ दिल वाले थे। तो इस टाइप का आपको जो शब्द चित्र है, जो उसको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली, तो आप इनका इसी टाइप का आंसर लिख दोगे। आगे देखो, डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा था जहां उन्हें पकड़े जाने का बिल्कुल भी डर नहीं था। तो पहली बात, तो जब तिब्बत में जा रहे थे तो डाकू ऊपर चढ़ाई में जाने के बाद क्या है कि वहाँ पहाड़ थे, पहाड़ थे, तो वहाँ पर डाकुओं को कोई देख नहीं पाता था, तो वो पहाड़ों के पीछे छिप जाया करते थे, और पहाड़ों के पीछे छिप जाते थे तो उन्हें फिर डर नहीं होता था, आसानी से अपना लूटपाट भी कर लेते थे और कोई उन्हें देख भी नहीं पाता था। आगे देखो, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का आपने उल्लेख करना है, और ये पाठ है मेरे संग की औरतें, तो इसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है। तो चलिए, यहाँ पर जो लेखिका है वो जब नई जगह जाती है तो वहाँ पर उसे बहुत प्रॉब्लम आती है अपने बच्चों को पढ़ाने का। तो वो क्या करती है, सरकारी स्कूल खुलवाने का बहुत प्रयास करती है, अधिकारियों से बात करती है और उन्हें डट कर सामना करती है। दूसरा है कि सरकारी मदद के अभाव में वो खुद के बल पर निजी स्कूल खोलती है। जब उसे सरकारी मदद नहीं मिलती है, सरकारी स्कूल नहीं खुलता है, तो वो खुद ही अपना स्कूल खोल देती है। स्वयं ही वो अनेक भाषाओं को वहाँ पर पढ़ाती है उस स्कूल में, खुद भी, साथ में खुद के बच्चों के साथ साथ वो आसपास के बच्चों को भी उचित शिक्षा दिलवाती है। तो शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके लिए लेखिका बहुत सारे ये सारे प्रयास करती है, स्कूल खुलवाने का प्रयास करती है, नहीं मिलता है तो खुद करती है, स्वयं उसमें पढ़ाती है, और दूसरे इन्वायरमेंट में जो समाज में है आस पड़ोस के बच्चों को भी वहाँ पर बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान कराती है। आगे देखें, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी वो नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। तो चलिए, लेखिका की माँ के मुख से नानी के बारे में बहुत बार सुना लेखिका ने। अक्सर जो लेखिका मृदुला गर्ग है, उनकी माँ अपनी माँ के बारे में, यानी कि लेखिका की नानी के बारे में अक्सर कहा करती थी कहानियाँ कि मेरी माँ ऐसी थी, वो ये करती थी, वो करती थी। अब देखो, जब हम किसी की कहानी सुनते हैं ना, किसी के बारे में, आपके ही जब किसी टीचर के बारे में हम सुनते हैं कि फलाने टीचर बहुत अच्छे हैं या फलाने टीचर बहुत गंदे हैं, तो क्या होता है, हम सुनते ही हम उनके बारे में एक अपना अनुमान लगा लेते हैं। तो बस यही था कि लेखिका अपनी नानी के बारे में वो प्रभावित हो गई थी। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन से सहयोग दे सकते हैं। तो रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर आपने बताना है कि आप समाज को कौन कौन से उनको गरिमा दिला सकते हो, उनका अधिकार दिला सकते हो। तो समानता की आप बात कर सकते हैं। अक्सर बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, लड़कों को जाता है, तो आप समानता, अगर आसपास में आप इस तरह से देखते हो तो आप समानता की बात कर सकते हो, उन्हें शिक्षा दिलाने की बात कर सकते हो। ये समानता हर फील्ड में हो सकता है, खाने पीने से लेकर के हो या कुछ भी, हर टाइप से, लेकिन शिक्षा आप दिला सकते हो उन्हें। साथ में उन्हें जागरूकता फैला सकते हो। महिलाओं में जागरूकता अगर जहाँ पे हो जाती है, वहाँ पर सारे काम आसान हो जाते हैं। साथ में अत्याचारों का विरोध कर सकते हैं आप, जहाँ पे अत्याचार होते हैं महिलाओं पर, उनका विरोध कर सकते हैं। उन्हें कानूनी न्याय दिलाने के लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हो, उन्हें आप कह सकते हो और उनके साथ खड़े हो सकते हो। तो इस टाइप से आप बहुत कुछ कर सकते हो महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हैं महिलाओं के लिए, मुझे कमेंट में भी आपने एक बात जरूर बतानी है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की आज समाज को कौन से व्यक्तित्व की जरूरत है। तो आपने तर्क देकर जवाब देना है। तो चलिए, ये सवाल आपके लिए रीढ़ की हड्डी से, और रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है ना, एकांकी नाटक है। अब यहाँ पे देखो, एक पात्र है उसमें शंकर और दूसरा इसमें उमा है, दूसरी उमा है। और जो एक तरह से मान के चले, उमा जो है हीरो है और शंकर जो है विलन है इस एकांकी में। तो किस टाइप का हमें लोग चाहिए। तो देखो, जाहिर सी बात है कि हमें उमा जैसे चाहिए, क्योंकि हीरो चाहिए हमें, विलन तो चाहिए नहीं। अब यहाँ पर जो शंकर है उसका चरित्र खराब होता है, वो शरीर से भी सही नहीं होता है, उसकी डिमांड भी हाई होती है, और मतलब अजीब सी पर्सनैलिटी है शंकर की। अब उमा की पर्सनैलिटी हमें चाहिए आज। उमा जो है आवाज़ उठाती है, अत्याचारों के प्रति आवाज़ उठाती है। साथ में उमा जो है वो पढ़ी लिखी है और उसकी पढ़ाई को छुपाया जाता है, तो वो आवाज़ उठाती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं समाज में हर कुछ कर सकती हूँ। साथ में शंकर जैसे लड़के का विरोध करती है। तो आपने तर्क देना है कि आखिर आपको उमा जैसी लड़कियां क्यों चाहिए आज समाज के लिए। अगर उमा जैसी लड़कियां होंगी तो महिलाओं पर अत्याचार नहीं होंगे,
महिलाएं जो है दब के नहीं रहेंगी, महिलाएं अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकती हैं और महिलाएं उचित गरिमा यानी कि उस पोस्ट तक पहुंच सकती है जहां पर उन्हें पहुंचना चाहिए, वो बुलंदियों को छू सकती हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का माटी के आधार पर आपने आशय स्पष्ट करना है। तो हमारे पास एक पार्ट है माटी वाली, जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से लिया गया है। जब टिहरी गढ़वाल में जो बांध है उसे तोड़ा गया था, सबको घर मिलते हैं वहाँ पर, लेकिन माटी वाली का कोई भी घर नहीं होता है, यानी कि वो झोपड़ी है और झोपड़ी भी उसके नाम का नहीं है, क्योंकि इसमें आधार कार्ड नहीं है, उसके बाद पहचान पत्र नहीं है, उसके बाद ज़मीन नहीं है, तो सब कुछ उथल पुथल मच जाता है। उस समय जो माटी वाली कहती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यानी कि उसका सब कुछ उजड़ जाए लेकिन एटलीस्ट उसे शमशान तो मिले, और कुछ लोगों को ये भी नसीब नहीं होता। तो यही बात की गई है यहाँ पर कि माटी वाली के पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन गरीब आदमी को सपोर्ट करना चाहिए, सरकार को, इन्वायरमेंट को, सभी को। तो ये थे आपके पास सवाल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद के साथ साथ आपको ये बहुत हेल्प भी करेगी। वीडियो को अपने लाइक करना है और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, अपने क्लास ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में, दूसरे जगह पे। और बस मिलते हैं। कोई डाउट हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो को। और धन्यवाद।